तो यहाँ पे जो वैक्सीन होती हैं ये स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर में आती हैं, स्पेसिफिक डिफेंस का काम ये करती हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और होती है, लोकल डिफेंस ना। कभी भी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें दो सिस्टम, डिफेंस के दो सिस्टम, एक लोकल डिफेंस सिस्टम होता है, एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम होता है। लोकल डिफेंस मैकेनिज्म का क्या काम है? जो लोकल डिफेंस होता है ये एट द साइट ऑफ एंट्री ऑर्गेनिज्म को वहीं पे चेक करता है, वहीं पे रोकने की कोशिश करता है। अब जो एंट्री है उसकी कहीं से भी हो, जो उसका रूट ऑफ एंट्री है अलग अलग जगहों से है। कुछ स्किन इनोकुलेशन होता है, कुछ इंजेस्ट हम कर लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग मैकेनिज्म जो काम करते हैं वो लोकल डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर में आते हैं। इनका काम क्या होता है? ये तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब जैसे हमारी स्किन है, हेयर्स है, नेजल हेयर्स, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो सिक्रेट करते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक्सपेल करते हैं, ये रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री लेने से। दूसरी चीज़ फिर क्या है? जैसे अब कोई चीज़ अगर हमने मान लीजिए यहाँ से ब्रीच कर गया, कुछ अंदर चला गया, तो फिर हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे छींक आती है, वोमिटिंग है, या खांसी आती है, ये भी क्या करती है? ये एक्सपेल आउट करते हैं। ये कोई अनवांटेड चीज़ अगर बॉडी के अंदर जा रही है तो ये उसको कोशिश करते हैं बाहर निकालने की। अब अगर मान लीजिए यहाँ से भी अंदर चला गया, तो हमने इंजेस्ट कर लिया और वोमिटिंग नहीं हुई, हाँ, कफ इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ, वो चला गया। तो जैसे हमारा स्टमक एचसीएल सिक्रेट करता है, बहुत सारी चीज़ें वहीं से वो किल कर देती है। इसके अलावा जो हमारे टीयर्स है, आंसू, वो भी लोकल डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर में आते हैं। वो वहाँ पे काम करते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं। हमारा सलाइवा है, वो भी बहुत सारी चीज़ों को रोकता है। ये लोकल डिफेंस सिस्टम। तो लोकल डिफेंस सिस्टम जो काम करता है, ये क्या करता है? ये पैथोजन को उनकी जो एंट्री साइट होती है वहीं पे रोकता है, वहीं पे चेक करता है, एंट्री लेने नहीं देता। और एक बार अगर पैथोजन एंटर हो गया, मतलब वंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रीच द लोकल डिफेंस सिस्टम, इस लोकल डिफेंस सिस्टम को एक बार उसने ब्रीच कर दिया, एंट्री ले ली, तो उसके बाद बॉडी का डिफेंस, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म वो एक्टिवेट हो जाता है। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में मैंने पिछली बार थोड़ा सा इसमें बताया था इम्यूनिटी के बारे में, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे होती है। इसमें एक वर्ड आता है इम्यून। ये इम्यून, इम्यून का मतलब क्या होता है? हम किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सन को इम्यून कब बोलते हैं? जब उसके पास स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हो जाती है। चाहे तो कोई पहले से इंफेक्शन हो जाए ड्यू टू प्रीवियस इंफेक्शन, या हमने उसको इम्यूनाइज कर दिया किससे? वैक्सीन से। वैक्सीनेशन के बाद वो इम्यूनाइज हो गया, उसने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज उसके ब्लड में आ गई, सीरम में आ गई, तो अब हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज इम्यून। वो पर्सन अब इम्यून हो गया। ठीक। अब एक चीज ये है कि ये इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ये स्पेसिफिक डिफेंस के यही दो मेन वो हैं। इसी के अंडर में स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हमने बताया था, दो तरीके की और तीन तरीके की बेसिकली होती हैं। एक ह्यूमोरल, सेलुलर, और तीसरी जो है कंबाइन होती है इन्हीं दोनों का, एक्टिव और ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी का कॉम्बिनेशन तीसरा होता है। तो ह्यूमोरल, दूसरी सेलुलर हो गई, और इसी का कॉम्बिनेशन, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या क्या आते हैं? पैसिव इम्यूनिटी कहते किस? पहले तो ये एक्टिव इम्यूनिटी कहते कैसे? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाए। और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज ट्रांसफर करें, बॉडी में बाहर से हम दें, इंजेक्ट करें, वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद से बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। अब वो ह्यूमोरल हो सकती है, सेलुलर हो सकती है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या था? एक तो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, एक होता है स्पेसिफिक, और तीसरा जो होता है एंटी सीरम। एंटी सीरम या एंटी टॉक्सिन।
ये जो एंटी टॉक्सिन्स या एंटी सीरम हैं ये एनिमल्स से बनाए जाते हैं। और बेसिकली जो एंटी सीरम होता है सबसे ज़्यादा हार्सेस से बनाया जाता है, घोड़ों से। इसके अलावा पिग और दूसरी चीज़ों से भी बनाया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो एंटी सीरम बनाया जाता है वो हार्सेस से बनाया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या थी? हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज तैयार कर रही है पैथोजन के खिलाफ। पैसिव इम्यूनिटी में हम बाहर से दे रहे हैं, ये थी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, ये बताएगा कैसे एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर होती है। या तो किसी को इन्फेक्शन हो, मैंने कहा ना प्रीवियस इन्फेक्शन के नतीजे में जब कोई एंटीबॉडीज बन जाती है तो हम उसको कहते हैं वो पर्सन इम्यून हो गया। तो यानी पहले से अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, जैसे चिकन पॉक्स हुआ, मीजल्स हुआ, इसमें क्या होता है अगर इन्फेक्शन हो गया, हमने ट्रीट भी नहीं किया, तब भी उसमें एंटीबॉडीज बन गया और वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन फिर देती हैं। इसके अलावा हमने कोई वैक्सीन दे दी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे दिया, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि वैक्सीन जाती है इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने बताया था पिछली बार प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, एंटीबॉडीज बन गई, एक बार एंटीबॉडीज बन गई, बॉडी क्या हो गई, इम्यून हो गई, पर्सन इम्यून हो गया। ये इस तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर होती है। अब इसमें ह्यूमोरल की बात थी। ह्यूमोरल बनती किससे है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी आती कहाँ से है? बी सेल, यानी बी लिम्फोसाइट, बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट। बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट। क्योंकि ये सब चीज़ें अभी पैथोलॉजी में आपको फिर से पूरा, ये इम्यूनिटी के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या क्या होती हैं ये पूरा वो लोग बताएंगे पैथोलॉजी वाले। मैं बस एक बेसिक इसका वो दिखा रहा हूँ कैसे जो हम वैक्सीनेशन करेंगे वो किस तरीके से काम करेगी उसको देखते हैं। ह्यूमोरल जो मिली किससे? बोन मैरो ड्राइव लिम्फोसाइट यानी बी सेल से। सेल्यूलर किससे आती है? टी सेल से। अब इसमें काम क्या हुआ, जो टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स, जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो उसको माइक्रोफेज, सबसे पहले माइक्रोफेज क्या करते हैं, उसको इनगल्फ करते हैं। अब माइक्रोफेज ने इनगल्फ तो कर लिया, लेकिन हो सकता है किल ना कर पाए। जैसे जो माइकोबैक्टीरियम खानदान है, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्री, ये सब क्या करते हैं, ये इसी माइक्रोफेज के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, खत्म नहीं होते। ऐसे में टी सेल क्या करती है कि और उसको माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती है, और दूसरे साइटोकाइंस, मोनोसाइट, साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन जो भी है, सब इनको एक्टिवेट करके क्या करती है कि उनसे लड़ने के लिए तैयार करती है, किल करवाती है। फिर तो फाइगोसाइटोसिस का अमल जब तब जाके पूरा होता है। ह्यूमोरल सेल क्या करती है, ये जो बी सेल है यही एंटीबॉडीज बनाती है। बोन मैरो ड्राइव लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती है। याद रखिएगा, एंटीबॉडीज जो होती है स्पेसिफिक होती है। एक डिजीज, कोई एंटीजन अगर आया है तो उसी के खिलाफ बनाएंगे, ये नहीं कि एक बार एक एंटीबॉडी बन गई अब वो कोई भी पैथोजन आए उसके खिलाफ काम करेंगी, नहीं, जिसके खिलाफ वो बनी थी उसी के खिलाफ वो काम करेगी। इम्यून रिस्पॉन्स मैंने बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल, पैथोजन बॉडी के अंदर आया, सबसे पहले कौन सा एंटी वो आता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। किसी को नहीं याद? मैंने पहली सर क्लास में, आईजीएम। यस आईजीएम। आईजीएम। आईजीएम हमेशा याद रखिए, अगर किसी के भी सीरम में आईजीएम डिटेक्ट हो रहा है दैट मीन्स की रिसेंट इन्फेक्शन है। सबसे पहले आया आईजीएम। आईजीएम की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, कहीं कहीं लिखा है 2 to 7 days। ये क्या करता है, ये पीक जितनी जल्दी पीक बनाता है उतनी जल्दी खत्म हो जाता है। अब अगर जो एंटीजन आया था वो बहुत ज़्यादा है, उसकी जो डोज है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या करेगा, आईजीएम के बाद जैसे ही ये खत्म होने को आता है यहीं से फिर से आपका आईजीजी। आईजीजी स्टार्ट होता है। इसकी जो हाफ लाइफ दी गई है 10 to 21 days। ये तो ये क्या होता है, कई महीने तक ये पाया जा सकता है ब्लड स्ट्रीम में, इसका ये फायदा होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन में आईजीजी मिलेगा, रिसेंट इन्फेक्शन में अरे आई। मेरे गुड्डे को भी छींक आ रही है। जी, मुझे कोई इतना माशाल्लाह माशाल्लाह लोग गिरा रहा है सब ना हमने। किसी का किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज वो बंद कर ले अपना। ठीक,
तुमने ये बात की कि बाद में फिर जब एंटीजन ज़्यादा होता है, उसकी डोज ज़्यादा होती है, तो फिर आईजीजी का रिस्पॉन्स शुरू होता है। ये आईजीजी या आईजीएम, आईजीएम की डोज के 50 टाइम्स ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि एक डोज है 1 मिलीग्राम, इस पे जाके आईजीएम अपना काम शुरू करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम ब्लड में आती है 1 मिलीग्राम एंटीजन की डोज पे। अगर 50 मिलीग्राम होगी वो डोज, तब जाके आईजीजी का रिस्पॉन्स शुरू होता है, मतलब 50 टाइम्स ग्रेटर चाहिए आईजीजी इसका रिस्पॉन्स शुरू करने के लिए। सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो बूस्टर डोज हम देते हैं ना, बूस्टर डोज, वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम करती है। वो क्या करती है, एंटीबॉडीज को और जल्दी जल्दी बनवाने का काम करती है, ताकि जो प्रोटेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ सके। और ये दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स जो है किसके बेसिस पे काम करते हैं, ये इसी वैक्सीनेशन और रीवैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है, ये बेसिकली जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसी को जनरेट कराया जाता है। एक तीसरी इम्यूनिटी मैंने बताई थी, हर्ड इम्यूनिटी, जो उसमें क्या होता है कि अगर एक कम्युनिटी है, मोर देन 50% को हमने इम्यूनाइज कर दिया, तो जो बचे हुए हैं वो उनके साथ रह के एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है, उनके साथ रहते रहते वो भी इम्यूनाइज हो जाते हैं, ऐसा पाया गया है। तो उसको हर्ड इम्यूनिटी का नाम दे दिया गया था। स्पेसिफिक डिफेंस में ये था। लोकल डिफेंस में क्या था कि जो पोर्टल ऑफ एंट्री है, वहीं पे हमारी बॉडी वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने से रोकती है, चेक करती है। कैसे चेक करती है, मैंने बताया, स्किन है, हमारी स्किन है, एक बैरियर का काम करती है डिफेंस मैकेनिज्म में। हमारे हेयर, नेजल हेयर्स है या म्यूकस जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है। कफिंग, स्नीजिंग या वोमिटिंग, खांसी आ रही है या किसी को उल्टी आ रही है, वो क्या करती है, जो कुछ अगर अनवांटेड चीज है वो अंदर चली गई, वो उसको बाहर एक्सपेल आउट करने, थ्रो करने की कोशिश करती है बाहर। इसके अलावा हमारा सलाइवा है, टीयर्स है या एचसीएल है, वो क्या करते हैं, वो किल करते हैं किसी तरीके से कि और अंदर ना जा पाए। ये प्रोटेक्टिव लेयरिंग का काम करते हैं लोकल डिफेंस। और एक बार जब इसका ब्रीच हो गया, तब जाके स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू होता है। वो वही बेसिकली दोनों इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इसके जरिए काम होता है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से दी जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी खुद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज तैयार करती है। ठीक। तो एंटीबॉडीज बनाता कौन है? एंटीबॉडीज बनाता कौन है? पूछे कि इस इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी सेल, बोन मैरो ड्राइव लिम्फोसाइट, यही तो बनाती हैं। ये डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती हैं और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती हैं। जो आपका बी सेल है, यानी बोन ड्राइव लिम्फोसाइट, यही ह्यूमोरल इम्यूनिटी का काम करती है। ये था स्पेसिफिक डिफेंस। बाकी आपको इम्यूनिटी के बारे में पैथोलॉजी वाले पूरा बताएंगे। हाँ, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या थी? बी सेल्स। और ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्या होती हैं? वो सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, वही आईजीएम, आईजीजी, आईजीई, ये सब जो है, ये ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। सेलुलर इम्यूनिटी कहाँ से आती है? टी सेल से आती है। सेलुलर इम्यूनिटी कहाँ से आती है? टी सेल से आती है। अब इसमें एक तो होती है मेमोरी टी सेल्स, प्राइम सेल्स, ये क्या करते हैं, ये ये याद करती हैं, ये इनको पता होता है कि हाँ इसके लिए स्पेसिफिक क्या है, तो वो उसके अंडर में आती हैं। हमको पढ़ना था वैक्सीन, ये इम्यूनाइजिंग एजेंट है। इम्यूनाइजिंग एजेंट जो होते हैं, वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है और एंटी सीरा है। हमने बात की थी एंटी सीरम जिसको कहते हैं, एंटी टॉक्सिन। तो वैक्सीन, मैंने इस पहले भी बता रहा था, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में किसमें आएगा? सर सेकेंडरी प्राइमरी। मैं, मेरे ख्याल से लेवल ऑफ प्रिवेंशन फिर से पढ़ाना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, ज़्यादातर लोगों के गलत हो रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है ये प्राइमरी प्रिवेंशन में, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये मोड ऑफ इंटरवेंशन है प्राइमरी प्रिवेंशन के। सेकेंडरी में जो आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो दो चीज़ें आती थी इसमें, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। दूसरी एक चीज़, एक जगह और लोग फंस रहे थे, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग और प्रोफाइलैक्सिस में। स्क्रीनिंग जो होती है वो डिजीज की डायग्नोसिस के लिए करते हैं, तो डायग्नोसिस जो होती है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में है। तो स्क्रीनिंग, जब भी किसी डिजीज के बारे में स्क्रीनिंग लफ्ज आ जाएगा तो वो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन होगा।
प्रोफाइलैक्सिस में क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर है, प्रोफाइलैक्सिस के माने ही होता है प्रिवेंशन के, तो वो आएगा किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस भी किसी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के जमरे में आती है। वैक्सीन क्या हुई, इम्यूनोबायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाई जाती है, चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो या उसका कोई कंपोनेंट हो। इम्यूनो का मतलब क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जाके बॉडी के अंदर कराए किसी गिवन डिजीज के लिए। एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है, स्पेसिफिक वैक्सीन होती हैं, ये नहीं कि एक सिंगल वैक्सीन सबके लिए काम करेगी। अब यहाँ पे वैक्सीन तो हो गई ये, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन टर्म क्या था, जब वैक्सीन बन गई, अब हमने जब किसी को एडमिनिस्टर किया तो जो पूरा प्रोसेस है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया वैक्सीनेशन। और तीसरा टर्म आता है इम्यूनाइजेशन। जब वैक्सीनेशन हो गई और बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन गई, तब हमने कहा कि वो पर्सन इम्यून हो गया, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो वैक्सीन तो ये थी कि इसकी ये इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं किसी डिजीज, जो गिवन डिजीज है उसी के लिए, हर डिजीज के लिए नहीं, सबकी अपनी स्पेसिफिक अलग अलग वैक्सीन आती हैं। और वैक्सीनेशन क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन ए बॉडी या इन ए होस्ट, उसको हमने कहा जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन है। और उस वैक्सीनेशन के प्रोसेस के बाद जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, उस प्रोसेस को अब हम क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन। ये तीन चीज हो गई। अब बात आई थी कि सबसे पहले कौन सी वैक्सीन बनी, सबको याद हो गई होगी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बनी थी, स्मॉल पॉक्स बनी थी 1798 में। 1798 में। बनाने वाले कौन थे, एडवर्ड जेनर। ठीक, एडवर्ड जेनर। ये समझ लीजिए रिवाइज हो रहा है सबका। एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, एडवर्ड जेनर को ही कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन। यहाँ तक तो सबका सही होगा। अब बताइए टर्म वैक्सीन और टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया था, थर्ड टर्म वैक्सीन जो थी वो लुइस पास्चर ने दी थी, और वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने दिया था। ये एडवर्ड जेनर ने दिया था टर्म वैक्सीनेशन। दूसरी वैक्सीन कब बनी थी, ये 1798 में बन गई थी, इसके बाद दूसरी वैक्सीन कब बनी, 1885 में, रेबीज की। किसने बनाया, सर इन्होंने, लुइस पास्चर ने। अराउंड 87 ईयर्स के बाद दूसरी वैक्सीन बनी थी। जो इन्होंने वैक्सीनेशन जो दिया था ना, एक टर्म है फ्रेंच में वक्का, मैंने बताया था, वक्का के माने होता है काऊ। जो पहली वैक्सीन बनी थी स्मॉल पॉक्स की, ये काऊ पॉक्स वायरस से बनी थी। तो इन्होंने क्या किया कि सिंगल वो थी, एडवर्ड जेनर ने वो दिया था ना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी, सर एडवर्ड जेनर। सर लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने दी थी, हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ था कि ये इन्होंने जब ये बनाई थी, इन्होंने जो बनाई थी, इन्होंने एक ही वैक्सीन बना के पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस कर दिया कि हाँ यही वैक्सीनेशन है, यही सब कुछ है। एडवर्ड जेनर ने जब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी तो उन्होंने बताया था कि, सॉरी लुइस पास्चर ने जब दी थी तो उन्होंने ये बताया था कि नहीं, हर डिजीज के अपने स्पेसिफिक काज होते हैं, उसके अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं। इन्होंने बस उसके बाद इन्होंने रेबीज की बनाई, फिर एंथ्रेक्स की भी बनाई थी। उसके बाद मल्टीपल वैक्सीन बननी शुरू हुई। तो वैक्सीन का टर्म जो आया तो इनकी तरफ से आया था, ये तीसरी बात। फिर इससे तीसरी जो सबसे बड़ी वैक्सीन बनी थी वो कॉलरा की बनी थी। कॉलरा को क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। कॉलरा को कहते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक, ये थी वैक्सीन का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स 1798 में बनी थी, बनाने वाले एडवर्ड जेनर, जिनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा गया। इन्होंने टर्म दिया था वैक्सीनेशन का। वैक्सीन टर्म दिया था लुइस पास्चर ने, जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी रेबीज की 1885 में। इसके अलावा इन्होंने एंथ्रेक्स की भी बनाई थी।
और कालरा की भी बनाई थी। कालरा को कहा गया फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी इसमें? अब बात आती है टाइप्स ऑफ वैक्सीन की। हमने बात की थी 4 तरीके की होती है, लाइव एटेन्यूएटेड, किल, सब यूनिट और कॉम्बिनेशन। सब यूनिट में क्या था कि कोई एक पोर्शन ले लिया गया, एज ए होल ऑर्गेनिज्म को हमने नहीं इस्तेमाल किया बल्कि उसका कोई एक पोर्शन ले लिया, स्पेसिफिक पार्ट हम यूज कर रहे थे, लाइक ऑक्साइड थी, प्रोटीन थी या पॉलीसेकेराइड बेस्ड। लाइव एटेन्यूएटेड, इसके साथ हमेशा लाइव के साथ ये टर्म यूज होता है, एटेन्यूएटेड। देखिएगा एटेन्यूएशन के माने क्या होते हैं, वायरुलेंस, जो किलिंग पावर ऑफ द पैथोजन है उसको कम किया जाता है। और एंटीजेनेसिटी क्या थी, एंटीजेनेसिटी का मतलब ये है कि बॉडी में एंटर होने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कराना, यानी जो एंटीजेनेसिटी थी वो तो मेंटेन थी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, लेकिन उसका वायरुलेंस कम कर दिया गया। कैसे? रिपीटेड सब कल्चर्स के जरिए। सब कल्चर कहाँ पे कराते हैं? टिश्यू कल्चर कराते थे लेबोरेटरी में, उसी के जरिए उसके वायरुलेंस को कम किया गया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के उसमें आता है ये सब, कैसे उसका वायरुलेंस कम करेंगे, क्या होगा। एटेन्यूएशन के माने होता है पीवी है, येलो फीवर है, रूबेला है, वेरिसेला है। इनकी पोटेंसी लाइव वैक्सीन्स। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर आ रही है। पोटेंसी की बात करते हैं। पोटेंसी इसकी लाइव वैक्सीन की सबसे ज्यादा होती है। इसकी पोटेंसी ज्यादा होती है। मान लीजिए हमने एक एंटीजेनिक डोज, मान लीजिए हमने 50 लाख यूनिट्स दी थी, ये तो लाइव दे रहे हैं ना, इतने इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने दिए 50 लाख। अब ये बॉडी के अंदर गया तो ये क्या करेगा, अपने आप को जैसे फेवरेबल कंडीशन मिली, उसको होस्ट मिल गया, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया, जिसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। अब बार बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 50 लाख हो सकता है कि 5 करोड़ बन जाए, 10 करोड़ भी बन सकते हैं। तो जो हमने डोज दी थी वो उसकी कई गुना डोज जाके हमारे अंदर बन रही है। तो जितनी डोज बनेगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा, एंटीबॉडीज भी बनाएंगी हमारी बी सेल। तो पोटेंसी इसलिए ज्यादा हो जाती है कि हम देते तो एक फिक्स अमाउंट है, लेकिन वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होकर अपनी तादाद बढ़ा देता है, जिससे उतनी ही ज्यादा एंटीबॉडीज भी बनानी पड़ती है बॉडी को। इसकी पोटेंसी ज्यादा हो गई। बस इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है लाइव वैक्सीन का, कि कभी कभी ये होते हैं ना, ये डिजीज को फ्लेयर अप कर देते हैं, डिजीज को ये फ्लेयर अप है खास तौर से। इसीलिए हमेशा याद रखिए, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में लाइव वैक्सीन नहीं देते। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम सप्रेस है, वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा ही नहीं पाएगा। इसलिए इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में लाइव वैक्सीन नॉर्मली हम नहीं देते हैं। सिर्फ एक जगह है, अभी बात करेंगे कहाँ देते हैं। और इसका एक फायदा ये है, लाइव वैक्सीन में अगर ओपीवी को हम छोड़ दें, सिर्फ ओपीवी एक एक्सेप्शन है, वरना एक सिंगल डोज, सिर्फ एक सिंगल डोज ही सफिशियंट होती है। लाइव वैक्सीन की एक सिंगल डोज सफिशियंट होती है। ओपीवी एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें मल्टीपल डोज दी जाती है और बूस्टर डोज भी दी जाती है। मैंने बताया तो ओपीवी की नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितनी डोजेज हैं? 5। 5 देते हैं। 5 डोजेज हैं इसकी, बूस्टर डोज को लेके 5 डोज होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है लाइव वैक्सीन का, वरना जनरली क्या होता है कि सिंगल डोज सफिशियंट होती है। इसमें ओपीवी को 5 डोज इसकी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दे दी गई। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को नहीं देते हैं, सिंगल डोज सफिशियंट है। कैसे सफिशियंट है? क्योंकि हमने जो एंटीजन दिया था बहुत थोड़ा सा दिया था, वो अंदर जाके मल्टीप्लाई कर गया, तो रिजल्टेंट जो डोज हुई वो बहुत ज्यादा हो गई, उतने ही एंटीबॉडीज बन रही थी इसके खिलाफ। ये इसका एक फायदा हुआ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का। दूसरी चीज थी किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन को क्या करते हैं, किल्ड वैक्सीन को भी जो लाइव वैक्सीन का प्रोसेस है ना शुरू में,
तब कल्चर कराते हैं। कल्चर में क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। कल्चर में क्या करते हैं कि ग्रोथ कराते हैं, ज़्यादा बनाते हैं लेबोरेटरी में। फिर क्या करते हैं, उसको किल करते हैं या इनएक्टिवेट करते हैं, फार्मोलिन से या हीट से उसको किल कर देते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं। अब किल कर दिया हमने तो जो डोज हुई, जितनी फिक्स डोज हो गई इसकी फील्ड वैक्सीन की, अब फिक्स डोज, क्योंकि वो मर चुका है, इनएक्टिवेटेड है, बॉडी में जितना ये गया उतना ही रहेगा, उसी के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। तो इसलिए इसकी जो इफिकेसी है वो लाइव वैक्सीन के मुकाबले कम होती है। इसकी एफिकेसी जो है वो कम होती है फील्ड वैक्सीन की। नंबर ऑफ डोजेज जो होती है बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, क्योंकि सिंगल जो डोज है वो फिक्स जो होती हैं, तो डोजेज ज़्यादा चाहिए होती हैं। इसमें बूस्टर डोज भी चाहिए आपको। लेकिन ये सेफ होती हैं फील्ड वैक्सीन जो होती हैं। सेफ क्यों है भाई, फील्ड है तो ये बॉडी में जाके क्या करेगा, कुछ तो कर नहीं सकता, इसके पास अपनी जो वायरुलेंस है वो एकदम खत्म हो चुका है, तो इसको सेफ माना गया है। अब फील्ड वैक्सीन ही है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में भी दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी देते हैं फील्ड वैक्सीन को, बस एफिकेसी इसकी कम है। अब जैसे कॉलरा वैक्सीन है, फील्ड वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी सिर्फ 50% है पूरी डोज के बाद, सिर्फ 50% इसकी एफिकेसी होती है। इसके अलावा पर्ट्यूसिस थी, उसकी 3 डोज हम दे रहे हैं। अगर पर्ट्यूसिस की हम 3 डोज दे रहे हैं, 3 डोज के बाद भी ये 80% से ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता है 3 साल तक के। 3 ईयर्स 80% प्रोटेक्शन, और आफ्टर 12 ईयर जीरो, 12 साल के बाद इसकी प्रोटेक्शन जीरो हो जाती है। तो इसलिए इसमें बूस्टर डोज भी देनी पड़ती है। एफिकेसी इसकी कम है लेकिन ये सेफ है। फील्ड वैक्सीन एकदम सेफ होती हैं, ये डिजीज काज नहीं करती हैं। इनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में भी हम दे सकते हैं। ठीक, अब ये तो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, 2 ही होते हैं, इन्हीं को देते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमने, जो तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, सब यूनिट। सब यूनिट में एक बहुत ज़्यादा सबसे कॉमन चीज़ है टॉक्साइड। टॉक्साइड में 2 बहुत कॉमन वैक्सीन है, टिटेनस टॉक्साइड और डिप्थीरिया के टॉक्स। हाँ? ये किस टाइप के टॉक्सिन से बनती हैं, ये इग्जोटॉक्सिन से बनती हैं। इग्जो और इंडो 2 तरीके के होते हैं, ये इग्जोटॉक्सिन से बनती हैं जो टॉक्साइड वैक्सीन। इग्जोटॉक्सिन से बनती है, टिटेनस टॉक्साइड है, डिप्थीरिया टॉक्साइड है। ये 2 टॉक्साइड की मोस्ट कॉमन वैक्सीन है जो यूज होती हैं। प्रोटीन वैक्सीन, ये सब कंपोनेंट है। क्या हुआ कि हमने पूरे ऑर्गेनिज्म को ना लेके उसके एक कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। इस तरीके से प्रोटीन कंपोनेंट था। प्रोटीन कंपोनेंट की सबसे अच्छी मिसाल है ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस। ठीक, ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन जो है वो प्रोटीन कंपोनेंट होती है। इसके अलावा पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड बेस्ड वैक्सीन भी आती हैं, लाइक कौन सी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन जो है ये पॉलीसेक्राइड बेस्ड वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कैसे बनती है, इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। इसमें क्या करते हैं, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसका जो जीन है उसको ईस्ट सेल में इंसर्ट कर देते हैं। अब ईस्ट सेल के लिए वो चीज़ क्या हुई, फॉरेन मैटर होगी, वो उसके खिलाफ फौरन क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। वो बनाती क्या है, वही सरफेस एंटीजन जो होता है हेपेटाइटिस बी का, HBsAg। ईस्ट सेल इसी को बनाना शुरू कर देती है उसके खिलाफ, उसके एक जीन के खिलाफ। हेपेटाइटिस बी वायरस का एक जीन हमने लेके ईस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया। अब उसने क्या किया, उसने उसके खिलाफ अपना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू करके यही सरफेस एंटीजन जो HBsAg है इसी को बनाना शुरू कर देती। इसी को बाद में उससे अलग करके प्योरीफाई करके वैक्सीन बना दी गई हेपेटाइटिस बी के लिए। इसके बाद क्या था, कॉम्बिनेशन 3-4 लाइव है,
सब यूनिट है, किल्ड है, इनका कॉम्बिनेशन में भी यूज होती है, एमएमआर है, डीपीटी है, ये सब क्या, ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, तो इन्हीं सबको कंबाइन करके हम इस्तेमाल कराते हैं। अब वैक्सीन बन गई, मान लीजिए वैक्सीन बन गई, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें हैं, एडजुवेंट, एंटीबायोटिक्स, प्रिजर्वेटिव और स्टेबलाइजर। एडजुवेंट क्या करते हैं? एडजुवेंट का काम क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वैक्सीन का, उसको बढ़ाना, चाहे तो उसके ड्यूरेशन को बढ़ा दें इम्यून रिस्पॉन्स के, या उसकी डिग्री, मतलब सीवियरिटी, उसको ये एडजुवेंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। जिससे क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ डोजेज हैं वो कम लगती हैं। अगर इनको ना ऐड किया जाए एडजुवेंट को, तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ डोजेज हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो एडजुवेंट का बेसिक इस्तेमाल यही होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स जो वैक्सीन कराएगी उसको बढ़ाने के लिए। अब चाहे तो ड्यूरेशन से बढ़ा दें कि वो ज़्यादा देर तक इम्यून रिस्पॉन्स करे, या उसकी सीवियरिटी को बढ़ा दें, सीवियर जितना सीवियर रहेगा उतने ज़्यादा एंटीबॉडीज भी बनेंगी। सबसे कॉमन एडजुवेंट जो यूज़ होते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं? एल्युमिनियम के साल्ट यूज़ होते हैं, एल्युमिनियम फास्फेट या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। या हाइड्रोक्साइड, ये किसी एक वैक्सीन में बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, एल्युमिनियम फास्फेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। उस वैक्सीन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एडजुवेंट जो यूज हो रहा है उस वैक्सीन का नाम, वैक्सीन दी हुई है, उसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसी चीज है जो एज एन एडजुवेंट यूज हो रही है। उसमें 4-5 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी था, एल्युमिनियम फास्फेट का। तो आपकी वैक्सीन है डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन में एल्युमिनियम फास्फेट एज एन एडजुवेंट यूज होता है। ये हो गया एडजुवेंट। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये बचाती हैं क्या, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, इस तरीके से। उसमें जब हम तैयार कर रहे हैं, खासतौर से किल्ड वैक्सीन या जो सेलुलर फ्रैक्शन हम निकालते हैं, उसमें क्या हो, कंटामिनेशन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्हीं वैक्सीन में एंटीबायोटिक्स का थोड़ा सा यूज़ कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। खासतौर से मोस्ट कॉमन यूज एंटीबायोटिक्स जो वैक्सीन में होती है वो नियोमाइसिन होती है। इन दोनों में ही नियोमाइसिन यूज होती है, आईपीवी में और एमएमआर वैक्सीन में। प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेशन से बना है, तब उसकी शेल लाइफ को। सर जी, सर दे आर एडेड टू अ सब टाइप, और हम पूरी किल्ड वैक्सीन पे ही या जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन है उनमें ही ऐड ऑन करते हैं, या किसी सब टाइप में ये ऐड ऑन करी जाती है? क्या चीज? एडजुवेंट या एंटीबायोटिक्स जो ऐड ऑन करते हैं हम लोग। सब में नहीं, किसी किसी में यूज होते हैं, हर किसी में नहीं, हर किसी में नहीं। अब वो लाइव वैक्सीन में भी यूज हो सकती है, किल्ड में भी यूज हो सकती है, सब यूनिट फ्रैक्शन में भी यूज हो सकते हैं। ऐसा कहीं वो नहीं दिया है कि सिर्फ इसी में यूज होगी। हाँ, जो मोस्ट कॉमन जो है सबसे ज्यादा इसी में यूज होती है, इसका जिक्र किताबों में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। हर एक उसमें नहीं यूज होता, बीसीजी में जैसे कोई वो एडजुवेंट नहीं यूज होता। सबके अलग अलग है, किसी में एडजुवेंट यूज हो रहा है, किसी में स्टेबलाइजर यूज हो रहा है, किसी में एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, किसी में प्रिजर्वेटिव। जरूरी नहीं है कि चारों चीजें हर एक में यूज हो, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है। ठीक है। नियोमाइसिन मोस्ट कॉमन यूज एंटीबायोटिक्स है जो यूज होती है, और सबसे कॉमन जो है एमएमआर और आईपीवी है, इसमें यूज होती है। प्रिजर्वेटिव क्या है? प्रिजर्वेशन के लिए है। ठीक है, ये भी है। प्रिजर्वेटिव क्या है? प्रिजर्वेशन के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होती है। दूसरी चीज ये है कि ये भी कंटामिनेशन से बचाती है। मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं थायोमर्साल और फॉर्मल्डिहाइड। अब कोई ये पूछे कि थायोमर्साल एज ए प्रिजर्वेटिव किस वैक्सीन में यूज होता है? थायोमर्साल जो यूज होता है डीपीटी में, डीपीटी से ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थायोमर्साल एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, और डीपीटी में ही एज एन एडजुवेंट एल्युमिनियम फास्फेट या हाइड्रोक्साइड यूज होता है।
स्टेबलाइजर क्या करते हैं, स्टेबल रखते हैं उसको, मतलब जो वैक्सीन बन गई तो जाहिर सी बात है, आज बनी है तो आज ही तो इस्तेमाल होनी नहीं है, बन कहीं और रही है, इस्तेमाल कहीं और हो रही है, तो उनके पीएच को मेंटेन रखना, उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखना, वो जो जैसे ड्राइड वैक्सीन है वो क्या करती हैं, वायल में हो सकता है कि वो जो कांच का ग्लास है उससे चिपक जाए, तो उनकी जो पोटेंसी है वो भी कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए स्टेबलाइजर का यूज होता है कुछ वैक्सीन में। अलग अलग क्लास के स्टेबलाइजर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह एक एग्जांपल मुझे मिला ओपीवी का, जिसमें यूज होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है एज एन स्टेबलाइजर यूज होता है ओपीवी में। ठीक, अब हमने कोल्ड चेन पढ़ रखा है पहले से, कोल्ड चेन अभी बाद में फिर देखेंगे। दो दो सवाल यहाँ से और बन के आते हैं। मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन और मोस्ट थर्मोस्टेबल। मोस्ट थर्मोस्टेबल वैक्सीन, मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन कौन सी है, या थर्मोलेबाइल उसी को कह लीजिए। ओपीवी में ओपीवी जो है तीसरे नंबर पे आती है, येलो फीवर। येलो फीवर दूसरे नंबर पे है। तो मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ, जब हम बीसीजी को डाइल्यूट कर लेते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो वो मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन हो जाती है। मान लीजिए अगर बीसीजी को हमने डाइल्यूट नहीं किया है तो फिर ये थर्मोस्टेबल वैक्सीन रहती है, लेकिन जैसे ही हमने इसको डाइल्यूट कर लिया, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया, तो ये मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन हो गई। थर्मोस्टेबल या हीट स्टेबल वैक्सीन सबसे ज्यादा कौन सी है, टेटेनस टॉक्साइड। ठीक, ये है। अब हम ऑर्डर की जब बात करते हैं, तो अगर ये नहीं है, हमने इसको बीसीजी को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है अभी, तो येलो फीवर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आता है ओपीवी, फिर आएगा मीजल्स, उसके बाद आएगा हेपेटाइटिस सी, फिर क्या आएगा, बीपीटी, बीटी, यहीं पे आता है आपका बीसीजी। सिर्फ बीसीजी, फ्रीज ड्राइड बीसीजी है, और सबसे एंड में आता है टीटी। और जैसे ही हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, अब ये आ जाएगी यहाँ पे मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन। ठीक, अगर रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी है तो वो हो गई यहाँ पे। ठीक, ये अब मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन है, मतलब हीट को पाते, इसीलिए जब डाइल्यूट कर ली जाती है बीसीजी तो विद इन एन आवर उसको खत्म करना जरूरी होता है, नहीं तो डिस्कार्ड कर देते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी या डाइल्यूटेड बीसीजी जो होती है मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन है। उसके बाद येलो फीवर वैक्सीन है, फिर वो ओपीवी आती है, और सबसे एंड में क्या है, टीटी है। और अगर हमने डाइल्यूट नहीं किया, फ्रीज ड्राइड कंडीशन में है, तो बीसीजी सेकेंड लास्ट है। इस तरीके से ये चीज है ना, ये दोनों चीज याद रखिएगा हमेशा, मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन और मोस्ट थर्मोस्टेबल वैक्सीन। हीट लेबाइल में अगर सिर्फ बीसी ऑप्शन में अगर इस तरीके से येलो फीवर है, ओपीवी है, बीसीजी है, और क्या है, बीपीटी है, मान लीजिए आपका, ये चार ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे पूछ लिया गया मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन कौन सी है, अब क्या ऑप्शन में आएगा, करेक्ट ऑप्शन अब क्या येलो होगा। येलो फीवर। अब यहाँ पे हम येलो फीवर को टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि बीसीजी डाइल्यूटेड नहीं है, ये फ्रीज नहीं ड्राइड। है रिकन। हाँ, और जैसे ही ये डाइल्यूटेड हो जाएगी या रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो हम कहते हैं, तो अब फिर ये टॉप पे आ जाएगी। ये चीज याद रखनी है, मोस्ट हीट लेबाइल वैक्सीन क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी, अगर ये नहीं है तो फिर येलो फीवर आती है। ओपीवी हमारी तीसरे नंबर पे आती है, और मोस्ट थर्मोस्टेबल है टेटनस टॉक्साइड। ये तो हो गया था कि वैक्सीन कैसे बन रही है, इसमें इतना
एक चीज़ और है, जो अभी वैक्सीन जब इंडिविजुअल वैक्सीन पढ़ते हैं हम तो उसमें स्ट्रेन की बात करते हैं ना। स्ट्रेन क्या होता है? तो हर वैक्सीन में क्या होता है ना, हर डिजीज के लिए कई तरीके की वैक्सीन बनाई गई। तो जो अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनी उनको हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन हर जगह अलग अलग यूज, आप स्ट्रेन को अगर गूगल करेंगे ना तो उसके बहुत सारे मीनिंग है। कॉन्स्टिपेशन का मरीज जब वो जोर लगाता है उसको भी स्ट्रेनिंग कहते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें भी स्ट्रेनिंग आती है। तो स्ट्रेन यहाँ पे जो होता है, जो हम यूज करते हैं, जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन, कोरोना की जो वैक्सीन बनी थी, इंडिया में सबसे कॉमन स्ट्रेन जो यूज हुआ था वो कोविशील्ड का, इंडिजिनस वैक्सीन की जब हम बात करेंगे तो वो कोविशील्ड का यूज हुआ था। बहुत सारे स्ट्रेन, उसके जितनी भी टाइप की वैक्सीन बननी है वो स्ट्रेन थे। वो क्या थे? वो स्ट्रेन थे। कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, फाइजर थी, रसिया की थी, स्पुतनिक थी, गैलेक्सी स्मिथक्लाइन ने भी, जॉनसन एंड जॉनसन ने भी बनाई। तो जितने लोगों ने बनाई, ये क्या था? ये स्ट्रेन था सबका अलग अलग। अब उसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रेन तीसरा लफ्ज आता है कि किसका कौन सा स्ट्रेन हम यूज करते हैं। जैसे इसका था बीसीजी का। बीसीजी का मैंने बताया भी था, दानिश 1331। डेनिस 1331 स्ट्रेन। ये डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेड स्ट्रेन है। इसी को कोपेनहेगन भी बोलते हैं। मीजल्स के 3 स्ट्रेन थे, 3 स्ट्रेन है, एडमॉस्टन ज़ाइग्रेस, स्वार्ड्स और मोरेटेल। इसमें क्या हुआ था कि एडमॉस्टन ज़ाइग्रेस था वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड था। मम्स का क्या है? मम्स का वो जेरलिन था। जेरिलिन था। इसी तरीके सबके अलग अलग है। जो जब स्पेसिफिक वैक्सीन पढ़ेंगे तो उसमें ये याद रखने की चीज़ है, मैच द फॉलोइंग में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आप इन वैक्सीन को इनके स्ट्रेन से मैच कराइए। येलो फीवर की 17D है, रूबेला की RA27/3 है। इस तरीके से सबके अलग अलग हैं जो बाद में इंडिविजुअल वैक्सीन में तब आप पढ़ेंगे। अब ये था कि वैक्सीन के कंट्राइंडिकेशन क्या क्या होंगे। प्रेगनेंसी में जितनी भी लाइव वैक्सीन है, एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। ये बताया गया कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसे किसी ऐसी एरिया में सफर करना है, ट्रेवल करना है जहाँ पे एंडेमिक है येलो फीवर, तो उसको पहले से वैक्सीनेटेड करके भेजा जाता है येलो फीवर का। येलो फीवर की वैक्सीन उसको पहले से दे दी जाती है। तो ये स्पेशल कंडीशन में दी जाती है। लेकिन क्योंकि लाइव वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है, येलो फीवर क्या लाइव वैक्सीन, तो एक्सेप्शन ये आ गया कि एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन, जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो हम नहीं देंगे प्रेगनेंसी में। अब दूसरी चीज थी HIV की। HIV में 2 चीज थी, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक में तो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, इसका कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है एसिम्टोमेटिक। अब अगर सिम्टोमेटिक HIV का पेशेंट है, यहाँ पे भी लाइव वैक्सीन जितनी हैं ये क्या हुई, ये कंट्राइंडिकेटेड है। लेकिन एक्सेप्शन फिर यहाँ पे भी है। कौन सी वैक्सीन देते हैं? सिम्टोमेटिक HIV के केस में जितनी भी लाइव वैक्सीन है सब कंट्राइंडिकेटेड है एक्सेप्ट वन। रोम्स में आपको OPV दिया होगा, रोम्स वाले जितने भी होंगे उन्होंने OPV पढ़ रखा होगा, तो उसको कट करके BCG कर लीजिएगा। BCG हम दे सकते हैं सिम्टोमेटिक में। इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं देंगे लाइव वैक्सीन। क्यों? क्योंकि क्या होता है HIV में, क्या होता है भाई, इम्यूनो सप्रेशन ही तो होता है, इम्यून सिस्टम एकदम बेकार हो जाता है। लेकिन इसके फेवर में लोगों ने कहा कि
किसी भी उसके बीमारी के नतीजे में अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा फैटल होता है। और फिर पूरा इम्फेसिस ये होना चाहिए कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है पहले उसको ट्रीट किया जाए। और डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? टीबी है, एचआईवी के पेशेंट्स में। तो इसलिए इसको इन्होंने इस चीज़ को बेसिस बना के ये कहा गया कि बीसीजी की वैक्सीन हम दे सकते हैं सिम्टोमेटिक एचआईवी के केस में। ये सिम्टोमेटिक है तो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, अदरवाइज ऑल लाइव वैक्सीन आर कंट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट बीसीजी सिम्टोमेटिक केस में। इम्यूनोसप्रेसिव है या कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हम किसी को चला रहे हैं तो यहाँ भी क्या हुआ, इम्यून सिस्टम सप्रेस है। तो जितनी भी लाइव वैक्सीन है, अब यहाँ पे देखिएगा ये लाइव वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है। फीवर, फीवर का अगर केस है, किसी पेशेंट को फीवर, कोई सा भी फीवर हो किसी भी चीज़ का, इसमें वैक्सीन दे सकते हैं कि नहीं? फीवर में टाइफाइड दे सकते हैं। नहीं, टाइफाइड नहीं दे सकते हैं, वो कंट्रा इंडिकेटेड है। टाइफाइड ही कंट्राइंडिकेटेड है, टाइफाइड वैक्सीन जो है वो बाकी सब दे सकते हैं। कंट्राइंडिकेटेड है। हाँ, बाकी सब दे सकते हैं। इसके भी तीन तरीके की वैक्सीन इसकी आती है, टाइफोरल है, टाइफिन वीआई है और टैब है। 3 तरीके की टाइफाइड की वैक्सीन आती है, तीनों के तीनों कंट्राइंडिकेटेड है फीवर के केस में। डायरिया है किसी को, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, जितनी वैक्सीन है सब दे दीजिए। बस हाँ, डायरिया में एक चीज़ ध्यान देते हैं, अगर किसी पेशेंट को डायरिया है और आपने उसको ओपीवी दे दी है और डायरिया हो रहा है उससे, तो वो वाली डोज ओपीवी की काउंट नहीं होती है। बस ये, वरना देने को कोई भी वैक्सीन, सब वैक्सीन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं डायरिया में। अब अगर प्रीमेच्योर बेबी है, प्रीटर्म है, लेस देन 2 kg का, 2 किलो से वेट कम है उसका, तब कोई वैक्सीन है ऐसी जो कंट्राइंडिकेटेड है? और ये मोर देन है, ये लेस देन 2 kg है। लेस देन 2 kg है तो उसमें हम सर बीसीजी हेपेटाइटिस बी, सिर्फ ये वैक्सीन। अरे बीसीजी तो देखिए कि बीसीजी हम देते हैं। सिम्टोमेटिक एचआईवी केस है, वहाँ भी बीसीजी देते हैं, तो बीसीजी को हटा ही दीजिए। सिर्फ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ऐसी है जो प्रीमेच्योर बेबी या प्रीटर्म बेबी है, लेस देन 2 kg का है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे, ये कंट्राइंडिकेटेड है। अदरवाइज और वैक्सीन आप दे सकते हैं। अब कोई ऐसी 2 वैक्सीन है जो एक साथ ना दी जाए? येलो फीवर एंड कॉलरा। यस, येलो फीवर वैक्सीन और कॉलरा, ये बस रिवाइज हो रहा है सबका, ये दोनों एक साथ कंट्राइंडिकेटेड है। हाँ, कंट्राइंडिकेटेड टुगेदर। अब इसके अलावा एक चीज़ और आई थी, एपिलेप्सी के पेशेंट्स में। अगर एपिलेप्सी का पेशेंट है, किसी को फिट्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, बच्चों में कॉमन होते हैं, तो इनमें कौन सी वैक्सीन देंगे या कौन सी नहीं देंगे? मीजल्स मीजल्स, मीजल्स एमएमआर वगैरह। पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं देते एपिलेप्सी के केसेस में, अगर अनकंट्रोल्ड है। और वही अगर कंट्रोल्ड एपिलेप्सी है, मतलब ड्रग से कंट्रोल है, हाँ, अगर कंट्रोल्ड है तो हम पर्ट्यूसिस भी देंगे। अदरवाइज अगर एपिलेप्सी अनकंट्रोल्ड है, ड्रग नहीं है, तो फिर पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं दे सकते। अब पर्ट्यूसिस डीपीटी में भी है तो डीपीटी वैक्सीन ही नहीं देंगे। पर्ट्यूसिस का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस वैक्सीन का कि इसका एडवर्स इवेंट में ही क्या होते हैं, सीजर। तो ऑलरेडी पेशेंट को एपिलेप्टिक फिट्स आ रहे हैं और इसमें सीजर और कर दिए उसी पे, तो वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। तो इसलिए पर्ट्यूसिस को नहीं देते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट में, अगर वो कंट्रोल नहीं। अगर वो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे कंट्रोल्ड है तो फिर जो भी वैक्सीन है सब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर्ट्यूसिस है तो डीपीटी भी वैक्सीन अगर आ गई तो ये भी नहीं देंगे, इसमें पर्ट्यूसिस कंपोनेंट है, तो इसको भी नहीं देंगे। अब किल्ड वैक्सीन का कोई कंट्राइंडिकेशन?
किल्ड वैक्सीन का वैसे तो कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन अगर हमने कोई डोज दी और उसको वहीं पे लोकल रिएक्शन हो गया जहाँ पे हमने इंजेक्शन दिया था, गिलन बेरी सिंड्रोम तो नहीं हो सकता सर? नहीं जैसे कि वो तो स्पेसिफिक हो गया ना, अभी उसकी बात करते हैं। ये था कि कोई ऐसा कंट्रा इंडिकेशन किल्ड वैक्सीन, सिर्फ किल्ड वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो एज सच कोई उसका कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर दी थी कि ये सेफ हैं, इनको हम दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रीवियस डोज में कोई लोकल या जनरल रिएक्शन हो गया साइट पे, इंजेक्शन साइट पे लोकल रिएक्शन या जनरलाइज रिएक्शन हो गया उसका, तब नहीं देंगे, अदरवाइज वो सेफ है, उनको आप दे सकते हैं। किल्ड वैक्सीन का कोई कंट्राइंडिकेशन इस तरीके से नहीं है। स्पेसिफिक जब हमने बात की थी आप, हाँ, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग वैक्सीनेशन, यही था स्पेसिफिक जो कंट्राइंडिक वो साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे थे हम लोग कि वैक्सीनेशन माइनर रिएक्शन हर वैक्सीन में होता है। हमने वैक्सीन दी, इंजेक्शन साइट पे क्या हुआ, थोड़ी सी रेडनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, या माइल्ड डिग्री का फीवर। याद रखिए फीवर तो होना लाजमी है, अगर हमने कोई वैक्सीन इंजेक्ट की है। फीवर क्या बताता है कि हाँ अब वो इम्यून रिस्पॉन्स जब वो इनिशिएट हो गया है, तो फीवर एज सच कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, ना ही वो कोई एडवर्स इवेंट में आता है, वो माइनर रिएक्शन में माना जाता है। और आपको पीसीएम दे दी जाएगी, ले जाइए बच्चे को खिला दीजिएगा या खिला दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो माइनर रिएक्शन होते हैं, हर वैक्सीन में होते हैं। एडवर्स इवेंट का मतलब जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े या डेथ काज कर दे, ऐसे ऐसे फिनोमेना वैक्सीनेशन रेयर होते हैं, लेकिन कुछ वैक्सीन में होते हैं। लाइक क्या, एएसपी, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस किसमें होती है, किसका एडवर्स इवेंट है ये? ओपीवी वैक्सीन का 1 मिलियन में एक केस हो सकता है, लेकिन होता है, तो इसलिए ये क्या गया कि एडवर्स इवेंट जो होता है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस वो ओपीवी में होती है। इसी को कहते हैं वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, वीएपीपी, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो या एएसपी। इसमें होती है ओपीवी वैक्सीनेशन के नतीजे में होती है। एनाफाइलेक्सिस, ये किसी भी वैक्सीन के नतीजे में हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस में क्या हुआ, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है, यानी सर्कुलेटरी फेलर, सर्कुलेशन रुक गया। साथ में क्या हुआ, ब्रोंकोस्पाज, या लैरिंजियल एडिमा। ये एनाफाइलेक्सिस के नतीजे में होते हैं। मेन सबसे खतरनाक ये है, सर्कुलेशन ही रुक जाता है। अगर एड्रेनलिन टाइम पे मिल गई तो ठीक है, वरना गया, इतना टाइम ही नहीं देता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस जो थी, इसीलिए ज़्यादातर इंजेक्शन भी जब लगाए जाते हैं तो पहले सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है उसका, तब जाके इंजेक्शन लगाया जाता है। एनाफाइलेक्सिस किसी के भी इंजेक्शन, किसी भी वैक्सीन या जो इंजेक्टिबल्स हैं उनके नतीजे में हो सकती है। और इसका एक ही तरीका है कि अगर एड्रेनलिन मिल गई टाइम पे तो ठीक है, वरना कोई नहीं बचा पाएगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये एनाफाइलेक्सिस किसी भी वैक्सीन के नतीजे में हो सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किस में होता है? मीजल्स, एमएमआर, यस, मीजल्स। मीजल्स में हो रहा है तो एमएमआर में भी होगा, क्योंकि मीजल्स कंपोनेंट है इसका। इसमें क्या होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में? सडन ऑनसेट या एब्रप्ट उसको बोलते हैं, सडन ऑनसेट फीवर हो जाएगा, बहुत हाई ग्रेड का फीवर होता है। डायरिया, वाटरी डायरिया, वोमिटिंग। क्या हुआ इससे, पेशेंट शॉक में चला जाता है, पेशेंट जो होता है शॉक में चला जाता है, इसीलिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहा गया इसका। मीजल्स और एमएमआर में होता है। अब एक चीज थी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये इसी के नतीजे में होती है। और इसमें से शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये जो रूबेला वाला कंपोनेंट है ये काज करता है। बहरहाल इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में सिर्फ एमएमआर लिखा हुआ मिलेगा किताब में, कि
प्लेटलेट काउंट जो कम होते हैं वो एमएमआर वैक्सीन के नतीजे में कम हो सकते हैं। इसलिए बच्चों में ये देखा गया कि अगर किसी का प्लेटलेट काउंट पहले से कम है तो एमएमआर वैक्सीन नहीं देते हैं। अगली है सपोरेटिव लिम्फेडेनाइटिस। ये भी एक एडवर्स इवेंट है। किसमें होगा? बीसीजी। बीसीजी। बस नाम याद रखिए। ये चीज किसमें होती है ये याद, कैसे होती है फिनोमेना नहीं कोई पूछेगा। आपसे ये पूछ लेगा कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस किसमें होती है। ऑप्शन में 4-5 रहेंगे, उसमें से जो करेक्ट है वो याद रखना है। एनाफाइलेक्सिस किसी भी वैक्सीन में हो सकती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, मीजल्स या एमएमआर। ज्यादातर मीजल्स ऑप्शन में है क्योंकि एमएमआर में 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी एमएमआर के नतीजे में बताई गई। सपरेटिव लिम्फेडेनाइटिस जो होती है बीसीजी के नतीजे में। उसका मैंने बताया था बीसीजी वैक्सीन जब पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था कि जो लोकल एरिया है अगर वहाँ पे जो मैक्यूल पैक्यूल और जो वो पूरा फिनोमेना स्टार तक होता है, अगर वो मोर देन 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो हम उसको पैथोलॉजिकल मानते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। उसके नतीजे में क्या होता है, जो एडजेसेंट लिम्फ नोड्स होते हैं, जो डेल्टाइड के आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसमें पस आ जाते हैं। उसी पस आ जाने की वजह से उसको सपरेटिव लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। अब यहाँ से सपरेटिव लिम्फेडेनाइटिस हो गई, इसके अलावा डिससेमिनेटेड बीसीजी इन्फेक्शन भी हो सकता है। डिससेमिनेटेड बीसीजी इन्फेक्शन किसी वैक्सीन के नतीजे में, लेकिन रेयर है, हर किसी में नहीं होते। सर किन बच्चों में एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीन पाया गया है ज्यादा, मतलब मोस्ट चांसेस किन बच्चों में है, जैसे कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होंगे उनमें, या कुछ और रीजन है कि? देखिए मैंने क्या बताया था कि कुछ रिएक्शंस ऐसे माइनर रिएक्शन जो कॉमन हर वैक्सीन के नतीजे में होते हैं। ये जो एडवर्स इवेंट है ना ये रेयर है, किसी किसी में हो सकते हैं। अब वो नॉर्मल बच्चे, वही मैं बोल रही हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसका कोई व्हाट रीजन, विल बी द? इसमें ये रीजन नहीं बताया गया। ये हुआ कि हो सकता है इसमें भी पाया गया। अब जैसे ओपीवी का दिया था 1 in 1 million, अब 10 लाख बच्चे हैं उसमें से किसी एक को हो गया, ये पाया गया कि किसी एक को हो गया वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस। वही देखना है ना, क्यों हो गया, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर ये फ्रिक्वेंट होते, देखिए ये अगर फ्रिक्वेंट होते तो फिर इनका काज ढूंढते लोग, काज ढूंढा जाता। 10 लाख बच्चों में किसी एक को हो गया तो अब उसके लिए उसका काज कहाँ से ढूंढेंगे। तो काज बेसिकली जो होता है ना, ये जो मैं बताऊं जो अभी हमने बात की थी यहाँ पे, ये चीज अगर मान लीजिए किसी वैक्सीन में कुछ थोड़ी बहुत भी वो मिस्टेक रह गई, कंटामिनेशन हो गया, तो हो सकता है कि वो काज कर दे, या वायरुलेंसी उसकी हम कम नहीं कर पाए। जैसे ओपीवी की बात थी, उसकी वायरुलेंस को हम कम नहीं कर पाए तो डिजीज को उसने फ्लेयर अप कर दिया होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर सही है, किसी का थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तभी वो डिजीज फ्लेयर अप होगी, हर किसी में नहीं होती, रेयर कंडीशंस है। एनाफाइलेक्सिस के बारे में ये है कि ये किसी में भी हो सकता है। इवन इंजेक्शन भी हम जो लोग देते हैं उसमें भी सेंसिटिविटी टेस्ट के बिना नहीं, रिकमेंडेड नहीं है, पहले सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है तब दिया जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में बताया मैंने, क्या हो, सडन फीवर हो सकता है, डायरिया या वोमिटिंग हो सकती है। सपरेटिव लिम्फेडेनाइटिस बीसीजी मैंने क्या बताया था। अब ये देखिए जैसे लिम्फेडेनाइटिस के बारे में क्या, डेल्टाइड के आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे, उनका इन्फ्लेमेशन। बच्चों में क्या होती है कि अब जाहिर सी बात है किसी का 2 किलो भी वेट है, 4 किलो भी है, 3 किलो भी है, 2.5 किलो भी है। अब लगाने वाले की वो उसमें महारत होनी चाहिए कि हाँ वो जहाँ पे इंसर्शन है डेल्टॉइड मसल्स का वहां पे लगाए। अब उसने अगर बहुत ऊपर लगा दिया तो क्या पता आसपास के जो लिम्फ नोड्स है वो अफेक्ट हो जाए। तो एक चीज होती है ना जो सही तरीका, कभी कभी हैंडलिंग भी सही नहीं होती ना, तब भी ये सब इवेंट्स हो जाते हैं। जी। जीरन बार्ड सिंड्रोम किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के नतीजे में होता है। किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, गिलन बर्ड सिंड्रोम क्या है, पीडियाट्रिक्स में किसी ने पढ़ा होगा। ये ऑटो इम्यून है बेसिकली। गिलन बर्ड सिंड्रोम जो है ऑटो इम्यून है। इसमें क्या हमारी बॉडी खुद ही अटैक करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, सिमेट्रिक पैरालिसिस काज करती है। पैर से शुरू होती है ऊपर की तरफ चली जाती है, बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है।
तो ये भी रेयर है, किसी किसी कभी कभी पाया गया होगा। फील्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के नतीजे में होती है गिलन-बार सिंड्रोम। अब ये चीज 2 लाइव वैक्सीन आप एक साथ दे सकते हैं कि नहीं? दो लाइव वैक्सीन हम दे सकते हैं, साइट को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं 2 लाइव वैक्सीन एक साथ। या तो फिर आइडियल ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 वीक, कम से कम 3 हफ्ते का गैप रखें, लेकिन अगर हमें 2 लाइव वैक्सीन देना है तो हम देंगे। साइट को सिर्फ चेंज कर दीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट है जहाँ से हम एडमिनिस्टर करेंगे, एक ही जगह पे ना दे के अलग अलग साइट को चूज कर लें, हम 2 लाइव वैक्सीन दे सकते हैं। एक लाइव एक फील्ड वैक्सीन है, आसानी के साथ दी जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ 2 वैक्सीन, येलो फीवर और कॉलरा वैक्सीन ऐसी है जो कंट्राइंडिकेटेड है, एक साथ नहीं दे सकते। इसके अलावा बहुत सारी फिर कंट्राइंडिकेशन थी जो हमने पढ़ ली है। ये वैक्सीन का थोड़ा सा वो था, डिस्क्रिप्शन था, मैंने पहले भी बताया था, उसी को आज हमने रिवाइज किया है, सिर्फ कुछ नया नहीं बताया मैंने, क्योंकि आज ही मैं घर से आऊँ, मुझे वायरल हो रहा है, मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, बस लेके बैठ गया इसी को। इसके अलावा अब हमें जो पढ़ना है इसमें एपिडेमियोलॉजी, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे वही रेट रेशियो प्रोपोर्शन मैंने बताया था, उसी से रिलेटेड अब बहुत सारे उसमें रेट रेशियो प्रोपोर्शन सब अलग अलग हैं, सबको याद करना है, सिर्फ याद करना है। और 2 स्टडी बड़ी अच्छी है उसमें, कोहार्ट स्टडी पढ़ लीजिएगा आप लोग, और एक क्रॉस सेक्शनल। उसको कल इंशाल्लाह कल देखेंगे। यहाँ किसी को वैक्सीन से कुछ पूछना है? वैक्सीन से किसी को कोई सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, नो सर। मैं आज इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, तबीयत भी खराब है मेरी और मैंने कुछ तैयार भी नहीं किया।